के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। जूरी राउंड का दूसरा चरण है सवाल जवाब का। सवाल जवाब राउंड के नियम भी फटाफट आपको समझा देते हैं। इस राउंड के दौरान जूरी सदस्य हर उम्मीदवार से 4 प्रश्न पूछेंगे और हर सदस्य उत्तर के मुताबिक अंक हासिल करेंगे। साथ ही सभी उम्मीदवारों के लिए जज साहब का भी एक सवाल होगा। हर प्रश्न के 10 अंक होंगे, यानी कि ये राउंड कुल 50 अंकों का होगा और जूरी निर्धारित 17 विषयों में से किसी भी विषय पर आपसे प्रश्न पूछ सकती है, जबकि जज साहब का प्रश्न सभी उम्मीदवारों के लिए अलग होगा। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को विषयों की जानकारी पहले से ही दे दी गई थी ताकि वो पहले से ही तैयारी कर सके। इस दौरान अगर कोई सवाल दायरे से बाहर जाता है तो जज साहब अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल अनामिका, तैयार हैं सवाल जवाब के लिए? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुशील निधि के साथ। सवालों का दौर जो शुरू करेंगे, अगर जूरी साहिबान को लगे कि प्रश्न के बाद कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल करेंगे एसपी गुप्ता जी, आप सुशील निधि के साथ। सुशील, आप ये बताइए, विधायक बनने के बाद अगर आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं अपने प्रदेश के, तो आप कौन सी 3-4 समस्याएं बताइए जो उनको दूर करेंगे? जो सबसे पहले तो ये गुप्ता जी, हम लोगों के बीच में जाएंगे और जो लोगों के बीच में जाता है, जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, 4 समस्याएं बता दीजिए आप, उनके ऊपर बताइए ना। आप कोई 4 समस्या, उनको कैसे आप समाधान आप करेंगे? कौन सी समस्याएं 4 जो प्रमुख हैं उनको कैसे आप? सबसे बड़ी आज क्या नाम है, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है जी। बेरोजगारी पे जो बच्चे उस चीज को क्वालिफाइड करेंगे, जो टॉप करेंगे, उन हम टॉप बच्चों को लगाएंगे जी। जैसे कि परसेंटेज हम निकालेंगे, जैसे टॉप के मार्क्स देखेंगे, उनके टॉप के नंबर, जिनके टॉप के नंबर हैं उन्हीं बच्चों का हम सिलेक्शन करेंगे। ये समस्या हम दूर करेंगे जी। और रही जो किसानों की बात है, जो आज किसान भाई के लिए घाटे का सौदा बन गया है, उनको समय पे बिजली और समय पे पानी और जो हमारे गवर्नमेंट की जो मुहिमा होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा उचित से उचित मुहिमा करवाएंगे। और तीसरी बात ये है इसकी शिक्षा के बारे में, हम जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, आज प्राइवेट स्कूलों ने अपना धंधा बना लिया है, हम उनका पंजीकरण करवाएंगे और पंजीकरण करवा के और जो टीचर्स लोग हैं, जो प्रोफेसर लोग हैं, उनको भी हम ये कहेंगे भाई आपके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए, हमारे किसानों के बच्चे नहीं। तो जो ये समस्या है ये भी हम दूर करवाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या एक भय, आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भय है। चाहे हमारी बिटिया कॉलेज में जाती है, चाहे हमारी बहन रोजगार पे जाती है, या हमारा बच्चा जाता है स्कूल में जाता है, या हमारा पिताजी जाता है, या हमारे भाई जाते हैं, हमारे को ये भय रहता है कि हमारा बच्चा या हमारी बिटिया घर पे वापस सुरक्षित लौटे भी नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के लिए, बिल्कुल हरियाणा प्रदेश के लिए नहीं। इस समस्या को भी हम दूर करेंगे। कैसे करेंगे? मतलब ये तो इस समस्या को हम ऐसे दूर करेंगे, जो हमारी बेटियां कॉलेज में जाती है, स्कूलों में जाती है, वहां का जो संचालक है स्कूल का, कॉलेज का, उसको जो हमारी नई टेक्निकल सुविधाएं आई हैं, हम उससे कहेंगे जो मूलभूत सुविधाएं, जैसे कैमरे लगे हुए हैं। आज हमारी बिटिया जो 9th क्लास की बिटिया है, जो 10वीं 12वीं की बिटिया है, BA में पढ़ती है हमारी बहन, हम वहां पर जो कैमरे लगाते हैं, वो कैमरों का हम प्रयोग करेंगे ताकि हम वहां के सारे सिस्टम को हम कैच कर सकें। और जो हमारे भाई लोग जाते हैं, जो हमारे बुजुर्ग जाते हैं रोजगार के लिए, वहां पर भी हम ऐसा ही सिस्टम करेंगे जो 24 घंटे, जैसे आप लाइव प्रोग्राम चलाते हो, उस लाइव प्रोग्राम से आप रूबरू कर देते हो, हम उनसे रूबरू होंगे और उस समस्या का हम समाधान करेंगे। नहीं, लेकिन इसमें जो आप भय की जो बात कर रहे थे, जो डर की बात कर रहे थे, डर तो इस बात का होगा कि अपराधी तक बढ़े हुए हैं। हाँ जी। तो उसको कैसे दूर करेंगे आप? जो अपराधी लोग हैं, उन अपराधी लोगों को हम आज के जो हमारा कानून व्यवस्था है, हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं जी। और रही बात आज जो मुजरिम है, वो फिल्मों में भी डायलॉग आता है कि तारीख पे तारीख, भाई ऐसे कब तक इस समस्याओं का हम निपटारा करेंगे और फास्ट कोर्ट में ऐसे इन केसों को चलाएंगे ताकि कोई भी मुजरिम गलत काम नहीं कर सके।
जब उनको कानून कड़ी से व्यवस्था कड़ी सजा दिलाएंगे। जब कानून व्यवस्था ठप है, चौपट है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपकी प्राथमिकता में क्यों नहीं है? उसको सबसे पहले आप दूर कैसे ठीक सबसे करेंगे? पहले हम प्योरिटी देंगे और कैसे करेंगे उसको? हाँ, जब हम अंदर से अपने आप को चेंज करेंगे, जब समाज में प्योरिटी आएगी, जब इंसान कभी संगठनों से मजबूत नहीं होता जी। इंसान कभी राजनीतिक दलों से मजबूत नहीं होता। अगर जो इंसान सत्य बोलता है, प्योरिटी की बात करता है, प्योरिटी देता, प्योरिटी में ताकत होती है। आप महात्मा गांधी जी को देख लिए, जी, महात्मा गांधी ने प्योरिटी बोली। आप आम आदमी को देख लीजिए, आम आदमी ने प्योरिटी दी। अगर आप प्योरिटी दे, महात्मा गांधी को भी गोली मार दी गई थी। हाँ जी। ऐसे में हाँ जी, आप अगर यहाँ पे क्यों भी जो अपनी प्रायोरिटी या प्योरिटी देखे आप, हाँ जी, हाँ जी। पर दिक्कत ये है कि उन अपराधियों को किस तरह से रोकेंगे? आपके कंट्रोल पास क्या कैसे अमल करेंगे? है? हाँ, उसका तरीका तो बताया नहीं आपने। उनको हम ऐसे रोकेंगे, हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे उन लोगों को, ताकि उनको ये लगे कि जब कड़ी से कड़ी सजा मिलने लग रही है, उनके अंदर एक भय होगा और हम कड़े कानून बनाएंगे। ठीक है जी, मतलब पुलिस को टाइट करेंगे, कानून हाँ को जी। टाइट करेंगे। ठीक है जी। मैं दूसरे सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा दीपक जी आपसे। सुशील जी, ये बताइए कि हरियाणा की खेल नीति कैसी होनी चाहिए और मौजूदा हालात से कितने खुश हैं और क्यों? हरियाणा की खेल नीति सबसे अच्छी बात तो ये स्पष्ट होनी चाहिए। जो हमारे बच्चे स्कूलों से आते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से आते हैं, उनको स्पष्ट नीति ये होनी चाहिए। जो हमारे प्रशासन अधिकारी हैं, जो हमारे सरकार है, उनकी ये नीतियाँ होनी चाहिए कि जो बच्चे खेल में अच्छा चलते हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकें, और ताकि हमारे बच्चों में निखार आए और आगे बढ़े। तो अब जो खेल नीति है, जो अब उनको रोजगार मिलता है या कैश प्राइज मिलता है, उसमें भी कुछ बदलाव चाहते हो आप? उसमें ये जो अच्छा खेलता है, उसको जो प्योरिटी से खेलता है, अच्छा खेलता है, उसको रोजगार देना चाहिए। जैसे अच्छा खिलाड़ी है, उसको उसी लेवल का रोजगार दिया रोजगार तो जाए। दिया जाता है। अभी भी दिया जाता है, रोजगार तो अब भी दिया जाता है। जा रहा है। आप ये बताओ ना, उसमें क्या आप सुधार क्या करेंगे? क्या करेंगे सुधार? जो उससे जो नीति है आप उससे उसमें आप सबसे सहमत हो? पहले तो ये सुधार करेंगे हम, जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है, अच्छा खेल सकता है, जो उसके और जो आर्थिक स्थिति से उचित नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, हम उसकी आर्थिक स्थिति से भी मदद करेंगे। और दूसरी बात ये, जो उसके ब्रदर हैं या सिस्टर है, उसमें भी हम उसको सहयोग करेंगे ताकि वो आगे बढ़े, उस पर उनका परिवार का बर्डन न रह सके। खेल में कुछ मूल सुविधाएं होती हैं जो स्टेडियम प्रदेश में है, मिल रही कोच है है। कि नहीं, ये बताएं। और अगर नहीं मिल रही है तो आप क्या क्या देंगे उनको? देखो जी, सबसे बड़ी स्टेडियम की होती है, कोचिंग की होती है। आज हमारे आप कोच देख लीजिए, कितने कोच है, कोचों की हमारे कमी है। सबसे पहले तो अगर हमारे को गाइडर ठीक मिलेंगे, अच्छे गाइडर मिलेंगे, तो हमारे बच्चे में निखार आएगा, खेल सुविधा में निखार आएगा, स्पोर्ट्समैन आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम जो अच्छे कोच हैं, हम अच्छे कोच देंगे ताकि उनको अच्छी गाइडलाइन दे सके, और जो दूसरे देशों के मुकाबले हमारे बच्चे टॉप जा सके। सुशील जी, जो खेल संगठन है, जो एसोसिएशन है, उसमें खिलाड़ी के बजाय अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, प्रधान और अध्यक्ष वगैरह, जो ऑफिस बेरर होते हैं एसोसिएशन के, जैसे फुटबॉल एसोसिएशन है या दूसरे संघ है। आप अगर विधायक बन गए तो उसको कैसे खत्म करोगे आप? उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे अगर उसमें खिलाड़ी आता है, खिलाड़ी को पूरी नॉलेज होती है कि गेम कहाँ से उठाना है, क्या क्या दिक्कतें आती है गेम के अंदर, इन दिक्कतों का कैसे प्लेयर सामना कर सकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयरों को ही लेना उचित है। अगर आप विधायक के नाते आपको कहें कि आप इस खेल संघ के अध्यक्ष बन जाओ, तो आप नहीं बनेंगे फिर? हाँ जी, अगर मान लो आपसे कहा जाए कि आप कुश्ती जो संघ है हाँ जी, हाँ जी। उसके आप अध्यक्ष बन जाओ विधायक के नाते, ये तो ऐसी बात है जी, जब अगर मेरे को उस चीज की नॉलेज नहीं है, तो नहीं बनेंगे ना। हाँ, तो उसमें बढ़ना भी नहीं चाहिए। ठीक बात। उसमें उसको बढ़ना चाहिए जो खिलाड़ी है, जो टॉप का खिलाड़ी, उसको पता होता है कि दुख क्या होता है, क्या सिस्टम होता है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। और मैं तीसरे सवाल के लिए विजयन जी, एक वंशवाद पे और पूछो जी मेरे पे सवाल, प्लीज। जरूर पूछेंगे, जरूर। मेरे पे देशद्रोह का मुकदमा है जी, पूछो। मैंने इलेक्शन में लड़ा जी चौटाला के खिलाफ। नहीं, आपसे सवाल मेरा ये है कि समाज में अंतर जातीय विवाह को हाँ सरकारी समाज में अंतर जातीय विवाह को, इंटरकास्ट मैरिज को, हाँ, इंटर का, हाँ। हाँ, सरकारी प्रोत्साहन मिलना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आप अपनी राय बताएं। देखिए जी, ये सवाल बड़ा अहम सवाल है, बड़ा। लेकिन जो आज हमारे जो युवा साथी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये दूसरी जात में से शादी करवा लेते हैं,
और जब हमारे बच्चे युवा हैं और उनको पढ़े लिखे, उनको पूरी नॉलेज इसके बारे में, तो इसमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सरकारी प्रोत्साहन मिलना चाहिए उनको। बिल्कुल मिलना चाहिए जी। किस ढंग का? उसमें जी ये ढंग होना चाहिए। देखो जी, हमारा देश आज़ाद है और हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, और जब हमारे ये क्या नाम है, जो ये बच्चों का जो संबंध है, जब बच्चों के दो दिलों का जब मेल मिलता है, तो सरकार ने इसमें उलझनबाजी नहीं करनी चाहिए, ना समाज ने करनी चाहिए, ना पंचायत ने करनी चाहिए। ये तो लेकिन करते तो हैं। करनी नहीं चाहिए जी उन्होंने। तो आप ऐसा क्या, नहीं करना अच्छा चाहिए। आप क्या करोगे? अगर हम आए, जब दो दिलों का मेल मिलता है, तो वो गॉड भी बोलता है, मालिक भी बोलता है, अरे जालिमो इनको मत हटा। तो आप उनको, हम नहीं हटाएंगे, ठीक है जी। हम नहीं हटाएंगे। भगवान ने कहा किसी बीच में ले आया। चौथा सवाल दे दीजिए, आप कीजिए। सुशील जी, मलिक साहब को सप्लीमेंट्री जरूर पूछिए। चौथा सवाल। आप विधायक बन जाते हैं और आपके एरिया में डीसी और एसपी आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप कैसे काम करवाएंगे उससे? हम जो डीसी और जो एसपी है, अब भी मेरी डीसी और एसपी से कई बार बात होती है। मैं डीसी साहब को ये बोलता हूँ, भाई आप सबसे बड़े सेवक हैं समाज के, आपने काम कर देना चाहिए। कई युवा साथी आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पे रोजगार नहीं है, हमारा आरम्स लंच करवाओ, ये करवाओ, ये करवाओ। हम डीसी साहब को मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, अरे इनकी समस्या है इन युवा साथियों की, ये कोई दूसरे देश की नहीं है, तू भी दूसरे देश का नहीं है डीसी साहब, इनकी समस्या को हल कर दे। अगर आप पे महा डीसी साहब कोई समस्या आती है, तो हम आपकी समस्या भी दूर करवाएंगे। जो साथी दूर कर सकता है, जो अधिकारी आपकी समस्या को दूर कर सकता है, हम उसको कहेंगे कि इसकी समस्या को दूर कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है, किसी की भी समस्या को ये नहीं समझना चाहिए इसकी समस्या है। सबसे बड़ी बात ये सोचनी चाहिए, इसकी समस्या नहीं, ये मेरे प्रदेश की समस्या है, मेरी समस्या है, और इसको जल्द से जल्द निपटारा कर देना चाहिए। और आप ना सुने, अगर आप नहीं चुनाव मानते में हो, तो क्या करेंगे? हाँ जी, अगर वो ना सुने आपको डीसी, हाँ जी, क्या करोगे आप? नहीं सुने तो जी हम प्यार से कहेंगे जी, हाँ, और प्यार से एक दो साथ भाईचारे से कहेंगे, भाई भाईचारे से बड़े पंचायत नहीं होती, भाईचारे से बड़ा कानून नहीं होता, भाई तू काम कर दे। नहीं मानेगा तो जी फिर क्या करे, कानून का सहारा लेना पड़ेगा, कोर्ट का सहारा। क्या करेंगे? कोर्ट में कैसे करोगे? कोर्ट में तो जाना पड़ेगा जी, और क्या लेकिन करें? कोर्ट में कोर्ट कहाँ से आ गई? नहीं, कोर्ट में तो आप 5 साल आप बीत अगर जाएंगे। कोर्ट की बात करो, कोर्ट तो बहुत लंबा हो गया। मान लीजिए आपकी सड़क संविधान बननी का है। तो सहारा लेना पड़ेगा सर, काम नहीं करेगा तो। सुशील जी, हाँ जी, आपकी सड़क बननी है, हाँ जी। आपके और विकास काम हो रहे हैं। अरे एक सेकंड जी, हम तबादला तो कर नहीं सकते, उस जो दूसरा ऑफिसर है क्या बात उससे भी सकता है जी? नहीं, लोकतंत्र की बात होती है। देखिए, लोकतंत्र की बात लोकतंत्र में और भी बहुत सारे ऐसे आपके पास औजार हैं। जो उससे बड़े ऑफिसर्स हैं उसके पास जाएंगे अपने रिक्वेस्ट। अगर वहां भी आपकी नहीं पूछेंगे। ना आप एक मिनट जी, जो आप धरने की बात करते हैं, मैं मेरे है मन में, हम जब बच्चे थे ना, और मैं सुनाता हूँ आपको अच्छा लगेगा, और हमारी माता जी चूरमा बनाती थी, चूरमा हम हरियाणा के हैं ना, हमारे को अच्छा लगता, हम रूस जाते थे, मेरी माँ और भी ज्यादा लेऊंगा चूरमा, वो बेचारी कंदी बढ़ाती और दे देती ले। जो रूसने का जो सिस्टम है, जैसे आम आदमी पार्टी के नेता है केजरीवाल जी, आप पार्टी का नाम, अपने नेता के नाम की बात कीजिए, आप क्या करेंगे? जैसे रूसना है, रूसना अच्छी बात नहीं है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उससे बड़े अधिकारी को रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट समस्या हल नहीं हुई हाँ जी। और आपकी बात मानते नहीं, तो कैसे करेंगे आप? हैं? रिक्वेस्ट से समस्या नहीं हुई तो जी उसका तबादला करवाएंगे, और क्या करेंगे। ये ठीक है। संदेश तो जाना चाहिए ना कि ठीक है जी, आपको थैंक रोष यू। है। अच्छा, थैंक यू। 4 सवाल हो गए। वन सवाल पे प्लीज, वन सवाल पे। नहीं चलिए, सुशील जूरी जी, की 4 सवाल। कसौटी पर आगे बढ़ते हुए अब परखेंगे सुशील जी, रिचपाल शर्मा जी आपको। जय साहब। जी रिचपाल जी, आप तैयार हैं? हाँ जी। रिचपाल जी से पहला सवाल करेंगे मलिक साहब। रिचपाल जी ये बताएं, बदलते परिवेश में जो है खाप पंचायतों की जो है कितनी अहमियत है? ऐसा है जी, जो हमारा समाज है वो समाज सामाजिकता पर टिका हुआ है, और खाप पंचायतें जो हैं सदियों से हमारे फैसले करती हुई आई हैं, और अब खाप पंचायतों में जो लोग हैं, चरित्रवान लोग जो हैं वो पीछे हट गए हैं, और मतलब जो समाज में जिन लोगों को मतलब खास अहमियत नहीं है वो खाप पंचायतों में आ गए हैं। लेकिन इसके लिए समाज को बदलना पड़ेगा। समाज में अच्छे लोग यदि खाप पंचायतों में आते हैं तो खाप पंचायतें ठीक है, अन्यथा गलत है। नहीं, लेकिन जो पंचायत की खाप पंचायत में अच्छे लोग आएंगे कैसे आगे? कैसे इसके आगे लिए लाओगे? समाज को पहल करनी पड़ेगी। नहीं, आप विधायक के नाते कैसे लाएंगे उनको आगे? विधायक के नाते मैं कोशिश करूंगा कि गांव की जैसे पंचायत हुई, पंचायत में लोगों से रिक्वेस्ट करी कि भाई जो अच्छे लोग हैं उन लोगों के आप आगे करो, वही लोग खाप पंचायत में आए, वही फैसले करें। आपके हिसाब से जो है अभी खाप पंचायत है उसमें अच्छे लोग नहीं हैं,
तो अभी जो भी खाप पंचायत के फैसले वो सारे गलत हो रहे हैं? नहीं, सभी तो नहीं कह सकते, मतलब लगभग फैसले गलत हो रहे हैं। जैसे कि जो उदाहरण जैसे पे- कि कोई दो फैसले बता दो गलत। जो ऑनर किलिंग के जो फैसले, मतलब हालांकि खाप पंचायतें इससे मतलब पीछे हट रही हैं कि भाई हम ऑनर किलिंग में नहीं हैं, लेकिन जो ये फैसले हैं ये फैसले गलत हैं। और पर जब लेती ही नहीं है वो फैसले ऑनर किलिंग की, तो उसमें गलत क्या है? नहीं, फैसले तो देखो कहीं ना कहीं लुके छुपे कहीं ना कहीं होते ज़रूर हैं। रिछपाल जी, खाप पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। खाप जितनी पंचायत प्रतिनिधि होते हैं उनमें महिलाएं नहीं है। हाँ जी। आप विधायक बन जाएंगे तो उनमें महिलाओं की प्रतिनिधि कैसे आप जोड़ेंगे, कैसे उसकी भागीदारी बढ़ाएंगे आप? नहीं, खाप पंचायतों में अभी तक देखो जो अपना समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है अभी लेकिन अब तक। तो बदल रहा है ना सारा कुछ। हाँ जी, हाँ। महिलाओं को आगे आना चाहिए, तो कैसे लाएंगे तो आप? महिलाओं को जो पढ़ी लिखी हैं समझदार महिलाएं हैं उन्होंने अभी आगे आना शुरू कर दिया है और समाज में काफ़ी अहम भागीदारी महिलाएं निभाने लगी हैं। और रिछपाल जी, मेरे हिसाब भागीदारी से निभा रही है, हाँ लेकिन जी। पंचायतों में पंचायतों का प्रतिनिधि महिलाओं को आप कैसे बनाएंगे? पंचायतों को मतलब यदि कोशिश करेंगे कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई महिलाओं को आगे लेके आओ, महिलाओं से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी आगे आएँ, तो इससे तो ये है कि अनुरोध ही किया जा सकता है और समाज को इसके लिए मतलब प्रेरित किया जा सकता है कि भाई महिलाओं को आगे लेके आ जाए। जी, थैंक यू। मैं दूसरे सवाल के लिए रिक्वेस्ट करूंगा वेदी जी आपसे। आपके हलके में किसानों की मेन समस्याएं क्या है और इनके लिए आपके पास विचार क्या है, कैसे ठीक करेंगे इन समस्याओं को? कोई 4 समस्या बता दो और उनको निवारण का रास्ता बता दो। पहली जो समस्या है किसान की वो है कि बिजली, जो सिंचाई की व्यवस्था है, क्योंकि किसान को लगभग 3 महीने में एक बार ही जो रजवाए नहर का पानी है वो 3 महीने में एक बार ही मिलता है और जो किसान है वो ट्यूबवेल पर ही निर्धारित है ज़्यादातर। और ट्यूबवेल जो हैं क्योंकि डीजल तो किसान उगा नहीं सकता, तो इसलिए बिजली के कनेक्शन मतलब किसानों ने करवाए हुए हैं लगभग, और बिजली समय पर किसानों को नहीं मिलती। एक तो समस्या ये है। दूसरी समस्या है खाद की। जब फसल की बिजाई का टाइम आता है तो खाद और बीज ये दोनों ही बाज़ार से गायब हो जाते हैं और किसान को मजबूरन वो मतलब ब्लैक में लेना पड़ता है। दूसरी समस्या किसान की ये है। तीसरी समस्या है लागत, जो मतलब किसान की फसल पर लागत आती है उसका देखो किसान को 1.5 गुना मूल्य मिलना चाहिए। स्वामी नाथन रिपोर्ट है जो अभी तक ठंडे बस्ते में है, उसमें क्या है कि जो किसान की लागत है उसका 1.5 गुना मूल्य किसान को मिलना चाहिए। तीसरी जो वो मिल नहीं पा रहा है। और जो आखिरी समस्या है वो है मंडियों की। तो मंडियों में जैसे किसान अपनी फसल को लेके जाता है उसकी फसल का उसको उचित भाव नहीं मिलता, क्योंकि किसान सभी जो व्यापारी हैं दुकानदार हैं सभी आ लिए अपनी चीज़ का मूल्य वो अपने आप बताता है, लेकिन इनको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि एक तो मंडी जो है उनका मंडियों का विस्तार गांव में ही किया जाएगा, और दूसरी बात यह है कि किसान से पूछा जाए कि भाई आप अपनी फसल को कितने रेट में देना चाहते हैं, ये नहीं कि व्यापारी आके उस पर आपको लगाए लगता दें। नहीं कि इससे महंगाई और बढ़ेगी? आप दूसरी तरफ कहते हो महंगाई बहुत बढ़ रही है, किसान का अनाज महंगा होगा, बाजार में आटा 25 रुपए किलो बिकेगा, आप फिर ये नहीं कहोगे कि महंगाई बढ़ रही है? क्या नहीं, substitute ऐसा है नहीं इसके होगा, लिए? क्योंकि खाद और बीज जो हैं उनको सस्ता उनको कर दिया सस्ता जाए, देना चाहिए। उनको सस्ता कर दिया जाए तो किसान तो इसके लिए क्या मतलब करोगे आप? आत्मसंतोषी होता है, वो अपने आप ही अपनी फसल के जो मूल्य है उसको ठीक रखेगा। कोई आधुनिक तकनीक के बारे में आपको जानकारी है जो किसान का भला कर सके? आधुनिक तकनीक तो ये है कि जैसे आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो उसी हिसाब से मतलब जो भाव है वो किसान को सभी किसानों को पता चलना चाहिए। किसान भी अब शिक्षित होने लग गया है, बच्चे भी शिक्षित होने लग रहे हैं, वो फसल का रेट का पता करे कि भाई कहाँ क्या रेट चल उस रहा है। फसल के प्रोडक्शन के बारे में नहीं, ठीक है जी, आप बोलिए। हो गया सवाल आपका? हाँ जी, थैंक यू। तीसरे सवाल के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुप्ता जी आपसे। हाँ रिछपाल जी, ये बताइए, जैसे आपने संबोधन में भी कहा भाई आपका वीआईपी एरिया लेकिन बहुत पिछड़ापन है वहाँ, हाँ जी। तो आप अपने गांव हैं आपके एरिया के जो उसमें
मुख्य समस्याएं बताएं, 4 समस्याएं ऐसी जो अगर आप विधायक बन जाते हो वो सोल्व करेंगे और वो आदर्श गांव बने आपके। उसके लिए पहले तो ये है कि जो गांव में मेन समस्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, नहीं, ये तो सफाई। जनरल समस्या होगी। हाँ जी। आदर्श गांव बनने के लिए ना जनरली जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें पूछना चाहता हूँ, 4 ऐसी बताओ जो आदर्श की कैटेगरी में आएगी। तो सारे स्टेट की है बिजली की। तो गांव में पहले तो ये है कि गांव में शिक्षा, उस शिक्षा गांव के लोगों को गांव में ही मुहैया कराई जाए और सरकारी तौर पे करवाई जाए, क्योंकि गांव का जो आदमी है वो लगभग गरीब ही है, वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर नहीं भेज सकता और उसका खर्चा नहीं पुगा सकता। तो पहले तो ये है कि भाई गांव का जो बच्चा है अपने ही गांव में उच्च शिक्षा प्राप्त करे। उसके बाद दूसरा ये है कि जैसे गांव में समस्या है, आज कल जो बरसात का टाइम है तो गांव में कीचड़ गलियों में जो पानी की निकासी है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है, उसके लिए सीवरेज वगैरह की व्यवस्था ठीक ढंग से हो। दूसरी मतलब समस्या ये है। तीसरी ये है कि गांव में जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिए जाएं और कोशिश की जाए कि वो आत्मनिर्भर बने और गांव में ही मतलब अपना रोज़गार स्थापित करें। चौथी बताओ आप। तो चौथी जो है मतलब गांव के जो लोग हैं मतलब मजदूरी वगैरह के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, तो कोशिश करें कि वे उनको गांव में ही उनका सिस्टम बैठ जाए। पानी वगैरह की ठीक है आपके यहाँ सिस्टम? हाँ जी, पानी पीने का पानी, हाँ जी, पीने का पानी जो है उसकी भी समस्या है। स्वास्थ्य सेवाओं की भी प्रॉब्लम। स्वास्थ्य सेवाओं की प्रॉब्लम है, ये तो है। ये तो मतलब आपने बोल दिया ना, एक कॉमन समस्या है, तो ये तो सभी जगह हैं, गांव में है ये। तो आप कैसे करेंगे इसका सुधार, कैसे करेंगे? इसके लिए कोशिश करी जाएगी कि मैं सरकार से, जैसे यदि जनता मेरे को मौका देती है तो सरकार से रिक्वेस्ट करके मतलब पंचायतों में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और पंचायतों में जो गांव के लोग ही रहते हैं तो बढ़िया लोग आगे आएँ और उन्हें की भागीदारी रहे विकास के लिए, तो गांव के ही लोग गांव का विकास कर सकते हैं और उसका सुधार कर सकते हैं। जी, 3 सवाल पूरे होते हैं और चौथे सवाल के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपक जी। रिचपाल जी ये बताइए कि मौजूदा राजनीति में सुधार की कितनी ज़रूरत है और कैसे? मौजूदा राजनीति देखो, सभी लोगों को तो नहीं कह सकते कि भाई सभी मतलब गंदे हो गए हैं, लेकिन लगभग राजनीति को लोग एक नफरत भरी दृष्टि से देखते हैं कि ये राजनीतिक है तो ये अच्छा नहीं है। तो कुछ लोग ईमानदार भी हैं राजनीति में, इसमें काफ़ी गुंजाइश की ज़रूरत है। तो लोगों को जो नेता हैं उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा और पारदर्शी राजनीति को बनाना पड़ेगा। आप कैसे करोगे? अगर आप विधायक जब बन जाओ कैसे करोगे? मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि लोगों के बीच में जाऊं, लोगों की समस्या सुनूं और कोशिश करूं कि वही उसी समस्या को वहीं पर लोगों के हिसाब से निपटा दूं। अगर वहाँ पे आप लोगों के हिसाब से निपटाइएगा तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी जिसमें आपको संविधान को भी ताक पर रखना पड़ेगा और कानून को भी। ऐसे में आप क्या करेंगे? संविधान को तो और कानून को तो ताक पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि संविधान तो सर्वोच्च है, तो चलना तो उसी हिसाब से पड़ेगा। लेकिन जनता जो है, जनता सबसे ऊपर है और जनता की समस्या के लिए कई बार संविधान में भी संशोधन करने ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल रहे हैं अभी कि उसमें केस भी हो जाते हैं ऊपर। तो अगर आप विधायक बनेंगे तो आप क्या कानून हाथ में लेकर जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे? कानून को तो नहीं हाथ में लेंगे, कानून तो सर्वोच्च है, लेकिन कानून में बदलाव के लिए कोशिश करी जा सकती है। नहीं, आप सियासत में होंगे, सियासत गंदी हो गई, आप खुद कह रहे हैं इस बात को। हाँ जी। और करप्शन भी एक पार्ट है। हाँ जी। भ्रष्टाचार भी एक उसमें है। हाँ जी। और जो आपके इर्द गिर्द लोग होंगे वो ज़्यादा करप्शन करते हैं, तो खुद को कैसे रोकेंगे और अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को कैसे रोकेंगे? पहले तो अपने आप को ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि आदमी स्वयं ही अपना उदाहरण होता है। यदि मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा तो भ्रष्टाचार से मुक्त रखूँगा, तो ये स्वाभाविक बात है, जो लोग मेरे पास आएंगे तो वो लगभग ईमानदार लोग ही आएंगे। नहीं, लगभग कैसे? नहीं, 100% तो किसी बारे में कहा ही नहीं जा सकता। जी, थैंक यू। 4 सवाल यहाँ रिचपाल जी से पूरे होते हैं। इसके साथ ही यहाँ सवाल जवाब राउंड खत्म होता है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे।